हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एसएसटी पेडागोजी के बारे में, जो कि 20 नंबर का आता है। कितना का आता है? तो 20 नंबर का आता है। सब मिला करके 60 नंबर का आता है। उसमें 20 नंबर रहता है पेडागोजी का। तो आज इसी पेडागोजी के बारे में बात करेंगे, जो कि 25 से 30 क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा? तो 25 से 30 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि उस प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। क्या है? शामिल है। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट शामिल है उस प्राथमिक स्तर पर? ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। तो एक में है कि इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान और मनोविज्ञान, और बी में है कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, और 3 में है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, और 4th में है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र। तो दोस्तों 11th क्लास और 12th क्लास में ये सब होता है, ना कि उस प्राथमिक स्तर में। ठीक है ना। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो दोस्तों एक में है कि व्याख्यानात्मक शिक्षण, बी में है संरचनात्मक शिक्षण प्रशिक्षण, और सी में है अनुकरण, और 4th में है निपुणतात्मक अधिगम। तो बताइए इसमें क्या चीज़ हो जाएगा आगमनात्मक अधिगम के लिए? ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा व्याख्यानात्मक शिक्षण। ठीक है ना। यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या बोला जा रहा है कि ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। एम है कि आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार के को बढ़ावा देती है, और बीम है यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो क्या हो जाएगा इसमें सही? तो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि बी में कि यह दूसरों के तर्कों को और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है, जो कि करती है। इसीलिए क्या हो जाएगा? तो बी गलत हो जाएगा। ठीक है ना। और ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए सत्य है और बी गलत है। कहाँ है? तो ए ऑप्शन में है, 1 में। ठीक है ना। तो 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है कि अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है दोस्तों? तो एक में है कि इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, बीम है अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, और 3 में है मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, और 4th में है कि आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग, एक एकत्रित आंकड़े। तो बताइए ये अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? तो दोस्तों ये अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? तो ये है इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। ठीक है ना। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? तो भौतिक विशेषताओं के मॉडल क्रिया डैश डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। सबसे अधिक उपयुक्त है कौन सा? तो ये मॉडल कृतियाँ। ठीक है ना। तो चलिए इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा है? तो इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा चित्र का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो भूगोल में किया जाता है। ठीक है ना। इसीलिए 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रहण किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक स्रोत है, द्वितीय स्रोत है, तृतीय स्रोत है, और प्राथमिक और तृतीय दोनों है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों
जैसे कि यहाँ पर स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी मिलती है, तो वो क्या हो जाती है, तो वो हो जाती है क्या, तो द्वितीय स्रोत, यानी द्वितीय स्रोत हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, सीखने की क्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? अन्य, विशेष, समावेशी और आधुनिक। तो बताइए दोस्तों, इसमें जो सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं, तो दोस्तों ये सीखते हैं समावेशी कक्षा में। ठीक है ना। क्या, तो समावेशी छात्र में ये ऐसा है कि ये कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो ज़्यादा पढ़ने वाले हो, कम पढ़ने वाले हो, या विकलांग हो, या कुछ भी हो, तो ये सारे लोग एक क्लास में ही बैठ करके क्लास करेंगे और एक ही टीचर इसको शिक्षा देंगे। ठीक है ना। तो ये कहलाती है समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से, इसीलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो इसमें इसको किसने कहा है दोस्तों? ये सिद्धांत किसका है? तो दोस्तों यहाँ पर है C.L. ऑगडेन और D. पर्सेल और J.H. बेल और J. पियाजे, मतलब जेन पियाजे। ठीक है ना। तो दोस्तों ये किसका है सिद्धांत? ये है जेन पियाजे का। किसका है दोस्तों? तो जेन पियाजे का है। आप देख सकते हैं SST में भी जेन पियाजे आता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। क्या चाहिए? सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों? एक में है कि छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं, और बी में है कि उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें, और सी में है कि काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें, और फिर फोर्थ में है कि परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? तो सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक क्या करेगा छात्रों को? तो दोस्तों छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएंगे। क्या करेंगे? बहस और चर्चाओं में लगाएंगे, मतलब एक दूसरे को जो लोग तालमेल करेंगे, एक दूसरे से वो लोग सीखेंगे। ठीक है ना। जितना बात करेंगे, जितना जानेंगे, वो लोग खुद सीख जाएंगे बात करके। तो इसीलिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? एक आत्मनिर्देशित, आत्म अनुशासित सोच को एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे दोस्तों? तो आलोचनात्मक सोच कहते हैं, जटिल सोच कहते हैं, बुद्धिमान सोच कहते हैं, अमूर्त सोच कहते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि आत्मनिर्देशित, आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच। क्या कहते हैं दोस्तों? आलोचनात्मक सोच कहते हैं। यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? तो कंठस्थ कराना? जी नहीं, जहाँ पर भी कंठस्थ आ जाए ये नेगेटिव चीज़ होती है, इसीलिए ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, पाठ्यचर्या का पूरा करना? जी नहीं। परीक्षा उत्तीर्ण करना? तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है ना। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 2 ऑप्शन हो जाएगा, सापेक्ष महत्व का निर्माण करना दोस्तों। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन का पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किससे उपयुक्त समझा गया है? एम है कि प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, और बी में है तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण
आधारित सीखना। तो दोस्तों दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है, बताइए। तो दोस्तों आपको जैसे मालूम है कि ये सिमरन करना ये नेगेटिव है, इसीलिए बी क्या है, गलत है और ए सही है। तो सिर्फ ए हो जाएगा, ठीक है ना, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है। क्या है, सही है। जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। और फिर बीम है, तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तो केवल बी सही होगा। यहाँ पर स्मरण क्या हो जाएगा, स्मरण जो बोल रहा है ये गलत है, ठीक है ना, बी सही हो जाएगा, इसीलिए 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है। संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना, वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना, विद्यालय में वन्य जीव सप्ताह को मनाना और पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। तो बताइए इसका सही क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर वन्य जीवन संरक्षण के लिए जो विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए क्या करेंगे, तो वन्य जीवन संरक्षण पर ये नाटक तैयार करेंगे। क्या करेंगे, नाटक तैयार करेंगे, जिससे बच्चा जल्दी उससे समझ सकेंगे। तो यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या है, तो ये खुली किताब है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा और अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा। और फिर सी में है कि विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और फोर्थ में है, विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं। तो पाठ्य पुस्तकों के अनुसार नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसको बाहर से भी या अपने दिमाग से भी उसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर। तो दोस्तों इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, तो विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, तो क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे। एम है कि छोटे समूह की परियोजनाएं, बीम है विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुत, और सीम है कि प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता, और डीम है समुचित चित्र कॉलेज बनाना। तो यहाँ पर जो प्रश्न उत्तर है दोस्तों ये सर्वाधिक कार्य नहीं है, इसीलिए सी क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। तो ए बी और डी हो जाएगा सही। क्या है, ए बी और डी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी सी है, ये कट जाएगा, यहाँ पर भी सी है, कट जाएगा दोनों। उसके बाद बच कौन गया, तो बच गया 2 ऑप्शन, ठीक है ना, यानी दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार अस्थायी और संपन्न बना सकेंगे। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे दोस्तों। तो बताइए, आप एक टीचर हैं, इसके बारे में बच्चों को कैसे समझाएंगे, कैसे उसको बल देंगे। तो दोस्तों अनुभवों की तुलना, तो जी नहीं, विश्लेषण करने की क्षमता, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष और तर्क करने की क्षमता। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी और सबसे ज़्यादा अच्छा है ये विश्लेषण करने की क्षमता है,
क्योंकि ये पेडागोजी है तो पेडागोजी के हिसाब से इसको हल किया जाता है, तो इसमें विश्लेषण करने की क्षमता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है दोस्तों कि आदिवासी विषय परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। क्या होगी? सम्मानजनक नीति होगी। तो एक में है कि उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना और उनके रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना और जनजाति गानों और नृत्यों के पर्दे पर दिखाना। क्या करना है? जाति और गाने को नृत्य पर्दे पर दिखाना। क्या है? पर्दे पर दिखाना। बेस्ट ऑप्शन ये है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट में है जब विवादग्रस्त मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आप क्या करेंगे उससे? तो एक में है कि मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए, समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए, जो कि बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। क्या है? समय समय पर पढ़ाते जा रहे हैं और बच्चों को क्या करेंगे? उठा कर उससे पूछते जाना, ये बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है ना। ये बेस्ट तरीका है और ये ही अच्छा होगा और ये ऑप्शन ही हो जाएगा। सही योजना का साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करने और विद्यार्थियों को पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल, यहाँ पर केवल आ गया तो ये पेडागोजी से ये गलत हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? तो दो ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। क्या केंद्र बिंदु होना चाहिए दोस्तों? तो एक में है कि राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन और बी में है मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर है ए और बी में से कोई नहीं, मतलब ये दोनों क्या है? गलत है। ए और बी में से कोई नहीं होगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए दोस्तों? एक है एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, जी बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, ये भी सही है। समूहों का विचार पूर्वक चयन करना, जी नहीं दोस्तों, विचार पूर्वक चयन नहीं, कार्य की पूर्ति करना, ठीक है, ये भी क्या है? सही है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी डी। क्या होगा? ए बी डी। तो कहाँ पर ही है ए बी डी? टू ऑप्शन में। यहाँ पर भी सी है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी सी है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी सी है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है दोस्तों? क्या है? कौन सा कथन सही है? तो ए में है समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, और बी में विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढेंगे, और सी में है समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए, और डी में है कि दी गई जानकारी के साथ संवेदनशील और जिज्ञासा पैदा करना चाहिए, जो कि ये बिल्कुल ही सही है दोस्तों। क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है उसे देखना है, तो आप लोग देखिए कौन सा गलत है और कौन सा सही है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कह रहे हैं कि विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढेंगे, क्या करेंगे? अपने आप जानकारी ढूंढेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। उसका बाद बोल रहे हैं कि समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बल होना चाहिए, जो कि ये भी क्या है? ये भी गलत है। सबसे बेस्ट कौन है? तो दो दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना चाहिए, और यहाँ पर भी ए सही है। तो ए और डी सही है, तो कहाँ पर ही ए और डी है? तो यहाँ पर ही है, बी ऑप्शन में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता है? प्राथमिक के स्रोत में नहीं माना जा सकता है। तो मुजफ्फर आलम, अबुल फजल
और रा सुंदरी देवी और जियाउद्दीन बर्नी। तो बताइए इसको किसको नहीं माना जा सकता है प्राथमिक स्रोत के रूप में? तो दोस्तों ये अबुल फजल होगा। क्या होगा? अबुल फजल, यानी 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? यदि आपको प्राचीन भारत इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत का प्रयुक्त करना गलत होगा? क्या होगा दोस्तों? प्रयुक्त करना गलत होगा। गुफा चित्रकारी, लघु चित्रकारी, शिलालेख चित्र और हस्तलिपियाँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है कि प्राचीन जब भारत इतिहास पढ़ाना होगा तो ये गुफा चित्रकारी भी सही होगा, लघु चित्रकारी भी होगा और शिलालेख भी होगा, बल्कि ये हस्तलिपियाँ नहीं होगा। ठीक है ना? फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो गया, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर एम है कि व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील और बीम है कि समता के मुद्दे। तो बताइए इसमें कौन सा गलत है और कौन सा सही है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें ए और बी दोनों ही सही है। क्या है? ए और बी दोनों ही सही है, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भू उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे दोस्तों? तो बताइए इसका सही क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा परिकल्पना। क्या हो जाएगा? तो परिकल्पना हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा? परिकल्पना। ठीक है ना? फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? फर्स्ट में है कि विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, और सेकेंड में है कि वन्य जीवन अभयारण्य का भ्रमण, और फिर सी में है कि व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, और फिर फोर्थ में है पाठ्यपुस्तक का पठन एवं चर्चा। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सबसे बेस्ट जो है वो है वन्य जीवन अभयारण्य का भ्रमण करना। 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जब भ्रमण करना होता है, जब एक बच्चे को वहाँ पर ले जाते हैं तो ले जाने के बाद वहाँ पर वो खुद से देखते हैं, तो देखने के बाद उससे पूरी चीज़ उसको देखने के बाद उसे याद भी हो जाता है। ठीक है ना? उसे याद करने की ज़रूरत नहीं होता, वो देखने के बाद उससे पूछेंगे तो वो बच्चे खुद से बता भी देंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? दोस्तों कार्टून जो रहता है बुक में, आप देखते हैं बहुत सा बुक है और इसमें छोटे छोटे जगह में कार्टून लगा रहता है। ठीक है ना? तो उसका क्या भूमिका है? तो कोई भूमिका नहीं, कार्टून अपरिपक्व है, भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त, इससे पाठ्यपुस्तक आकर्षित दिखती है और कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस है और मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों के इससे जोड़ना। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों आपको जैसे कि मालूम है कि बच्चे अगर वो कार्टून को देखते हैं तो उसको क्या होता है? आनंद आता है। क्या आता है? आनंद आता है, और उसको पढ़ने में भी उसका जिज्ञासा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना? तो इसीलिए कक्षा को जो आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस है, यानी 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सर्वाधिक सुविधाएं प्रदान करती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें सही क्या हो जाएगा?
तो दोस्तों यहाँ पर ए और बी दोनों गलत है। क्या है? ए और बी दोनों गलत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और ये क्या था? ये पेडागोजी का फर्स्ट क्लास था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।